हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा किस तरह से यूरोपियन पावर्स जो है इंडिया में आई और किस तरह उन्होंने इंडिया में आके पहले एक दूसरे से लड़े, फिर यहाँ के लोकल लोगों से, फिर कैसे उन्होंने कंसोलिडेट किया ब्रिटिश ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे कंसोलिडेट की अपनी पावर जो है इंडिया में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर वेरियस वॉर जो उन्होंने लड़ी, चाहे वो अफ़गान के साथ, चाहे मराठा, मैसूर, बंगाल, सिख, नेपाल, बर्मा के साथ। तो आखिरकार उन्होंने जो कंसोलिडेशन कर लिया 1857 तक। अब हम लोग जो है हम लोग देखेंगे 1774 से लेकर जो 1765 में जो बक्सर हुई या 1757 में जो प्लासी हुई, उसके बाद जो है जो गवर्नर, जो वेरियस गवर्नर्स आए, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है 1774 से चलेंगे, वो हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद जो 1733-35 से हम लोग जो है जो विलियम बेंटिक से पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझे, और 1857 तक। फिर 1857 के बाद आते हैं वाइस रॉय, वो पढ़ेंगे। तो ये सारी डिटेल में पढ़ते हैं एक एक गवर्नर जनरल को, उनकी टाइमलाइन, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने की वो पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें तो चलो बाकी जगहों से हम इंटरकनेक्ट कर लेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर में 1774 से 1758 तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है वॉरेन हेस्टिंग। देखो, वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो 1772 में होता है और फिर बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1774 में। इंडिया तो नहीं कह सकते, बंगाल ही कहेंगे, लेकिन इसके कंट्रोल में जो है ये आ जाते हैं, सबॉर्डिनेट हो जाता है ना, क्योंकि 74 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है, इसके अंडर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी जो इसका सबॉर्डिनेट हो जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो एक्सरसाइज करता था अपना कंट्रोल जो है इंटायर इंडिया पे। तो था, लेकिन टाइटल वैसा नहीं था। गवर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। तो हेस्टिंग ने अपने दौर में क्या क्या काम किया? देखो, उसने डुअल सिस्टम ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस किया था। मतलब उसने सिविल जो को और क्रिमिनल कोर्ट को अलग अलग कर दिया था। उसने हिंदू और मुस्लिम लॉज को कोडिफाई किया था, ठीक है, जो लीगल ट्रेडिशन से, और लीगल फ्रेमवर्क, कानून एस्टेब्लिश किए थे किस तरीके से जो है जुडिशल सिस्टम इंडिया में जो है इन्फ्लुएंस हुआ ओवर द टाइम। उसकी जो है उसकी नींव जो है वो हेस्टिंग ने रखी थी, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने, जो पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, जुडिशल सिस्टम इंडिया जो बाद में आना है, उसने सपोर्ट किया था जो क्रिएशन है सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में बंगाल में जो कलकत्ता में हुआ था स्टैब्लिश, जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जस्टिस की। रेवेन्यू सिस्टम पे उसने क्या किया? उसने जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 का वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसने शेप क्या किया? जिसने शेप किया, हेल्प शेप और एस्टैब्लिश जो रेवेन्यू जो टैक्स है लैंड का फिक्स करने का जो हुआ, और जिसने एक लैंड लॉर्ड की क्लास को जन्म दिया था, समझे, जमींदार, जिसको क्या कहते थे? जमींदार्स। ये सिस्टम जो था, इसका ये मतलब था कि हम किसी तरह एक रेवेन्यू सिस्टम को एक इस तरह से चैनलाइज करें, इस तरह से स्टेबलाइज करें, ताकि जो कलेक्शन है जो वो एकदम आता रहे रेगुलर, मतलब डिसरप्शन ना हो। इससे एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी का बहुत ज़्यादा राइज हुआ बाद में इस सिस्टम से, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, क्योंकि इसमें एक डिफरेंट सेट ऑफ क्लास जो है वो पैदा हो गई थी, जो ज़मींदार क्लास थी। उसके बाद जो है 1796 में आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो है उसने जो है मिलिट्री में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। सेंट्रलाइजेशन, देखो कॉर्नवालिस ने जो है पावर को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको जो है लोकल रूलर से जो है हटाकर अपनी तरफ, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइज्ड कर दी थी कि कुछ गिने चुने लोगों के पास पावर होगी। उसने जो है मोर कंट्रोल, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कंट्रोल और उनके ऑफिशियल्स का कंट्रोल ज़्यादा हो गया इंडिया पे, ना कि वहाँ के लोकल रूलर, ज़मींदार, इन चीज़ों का। ठीक है, उसने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म भी लाया था। उसने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का जो है 1993 का, जिसने एस्टैब्लिश किया था फिक्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्टेबल रेवेन्यू मिलता रहेगा बंगाल से। इस सेटलमेंट के अंडर जो ज़मींदार, जो लैंड ओनर्स थे, उन्हें ज़मीन जो है रिस्पॉन्सिबल बनाया कि वो टैक्स पे करेंगे डायरेक्टली गवर्नमेंट को। ठीक है, वो ज़मींदार लोगों से कलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेंगे। उसने गवर्नेंस इंप्रूव किया। देखो, उसने जो है प्रमोट किया, ऑल्सो प्रमोटेड एफिशिएंसी। कैसे? कि रिक्रूट किए और प्रोफेशनल्स और एजुकेटेड क्लास के जो सिविल सर्वेंट थे, जो पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादा,
बहुत सारे जो इंग्लिश में ट्रेंड थे और वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसने रिकंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को और ज़्यादा पावर दी इंडियन रूलर्स के बजाय कॉर्नवालिस के टाइम पे, ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म में देखो, एंग्लो मैसूर वॉर, जो एंग्लो मैसूर वॉर थी, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी, उस टाइम पे ये यही था, टिप्पू सुल्तान के खासकर अगेंस्ट जो वॉर हुई थी, जो रूलर ऑफ मैसूर था, ठीक है। ब्रिटिश और फ्रेंच स्ट्रगल की जो डोमिनेंस थी इंडिया में, उसमें इसका लोड था। कॉर्नवालिस के टाइम पे जो है ब्रिटिश फोर्सेस ने जो है बहुत सारी जो है सिग्निफिकेंट जो है विक्ट्रीज अचीव की थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ जो सेरेंगीपट्टनम थी 1792 की, ये भी वेलेस्ली के अंडर हुई थी, जिससे जो है टीपू की डिफीट हुई थी, और मैसूर जो है उसका जो है क्या हुआ था, उसको जो है कंसोलिडेट किया था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। इसने ब्रिटिश की जो पावर है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो साउथ इंडिया में और स्ट्रॉन्ग कर दिया था, समझ गए। अच्छा, उसके बाद आता है जोन शोर। जोन शोर, देखो ये टाइम ना, जोन शोर थोड़ा एक पीस लविंग पर्सन था, रिलेटिवली पीस एरा था। थर्ड वर्ल्ड वार जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो कंक्लूड हो चुकी थी, टीपू सुल्तान हार चुका था। उसमें उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन कोई मिलिटरली वैसा चैलेंज नहीं आया। तो जोन शोर का प्राइमरी गोल एज ए गवर्नर जनरल क्या था कि मुझे कंसोलिडेट करना है जो कुछ प्रीवियस गवर्नर जनरल जो करके गया कॉर्नवालिस, मुझे खाली क्या करना है, जो कॉर्नवालिस करके गया है मुझे उसको खाली क्या करना है, कंसोलिडेट और स्टेबलाइज करना, और जो जो टेरिटरीज कॉन्कर की गई हैं उन पे जो है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, पर्टिकुलरली जो बंगाल और जो साउथर्न इंडिया था, ठीक है। जो जोन शोर एक्सपेंशनिस्ट नहीं था, उसको ये नहीं था कि मैं नई टेरिटरीज जो है कॉन्कर करूँ जैसे प्रीवियस थे, वो चाहता था कि जैसा है वैसा रहे, ठीक है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल उसे वो वेलेस्ली के एक्सपेंशन पॉलिसी को बड़ा अपोज करता था। उसे लगता था कि वो लगता था कोई ऐसी वॉर नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे पोटेंशियल वॉर हो, चाहे वो मराठास के साथ हो, ठीक है। वो ये बिलीव करता था कि ब्रिटिश का इंटरेस्ट जो है ज़्यादा सर्व इस तरीके से काम हो सकता है अगर मैं स्टेबली जो है मिलिट्री का कॉस्ट कम करूँ, ठीक है, ऐसे एक्शंस में इंगेज ना हूँ जहाँ ब्रिटिश का पैसा लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ, ना कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करूँ। फिर जोन शोर के अपोजिट ही आता है वेलेस्ली। वेलेस्ली आता है 1798 से 1805 के दौरान होता है, और ये बहुत बड़ा एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट था। इसको अपनी टेरिटरी ज़्यादा से ज़्यादा उसने कांकर करनी थी। उसने इंप्लीमेंट किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, और बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन भी की थी ताकि वो बाकी जो इंडियन स्टेट है उसको कैप्चर कर पाए। वेलेस्ली का जो प्राइमरी गोल एज ए गवर्नर जनरल था वो ये था कि मुझे ब्रिटिश कंट्रोल जो है इंडिया में एक्सपैंड करना है और बढ़ाना है, और ज़्यादा एरिया पे ब्रिटिश का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। उसका उसका एम था कि मैं ब्रिटिश इंटरेस्ट सिक्योर करूँगा इंटरनल इंडियन रूलर्स के पास भी, और बाकी जो यूरोपियन है स्पेशली जो फ्रेंच लोग हैं उनके अगेंस्ट भी। उसने सेकंड जो है एंग्लो मैसूर वॉर जो 1799 है, उसमें भी वेलेस्ली ने जो है बड़ा तगड़ा एम रोल प्ले किया था अगेंस्ट टीपू सुल्तान जो रूलर ऑफ मैसूर है, ठीक है। वेरासली का जो बाकी रूलर्स के साथ जैसे निज़ाम है हैदराबाद के या मराठाज हैं उनके साथ भी जो है उसका रिलेशनशिप बड़ा तगड़ा कोऑर्डिनेशन था, उनके मदद से उसने टीपू के साथ जो है टीपू को हराने के लिए साजिश की थी, ठीक है। मराठा वॉर्स में वेलेस्ली ने जो है मराठा कन्फेडरेसी के अगेंस्ट भी लड़ा, थर्ड जो बैटल फोर्ट की थी 1817 से 1818 तक, समझे। इसमें नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ऑल थ्रू जो वॉर जो है वो एंड हो गई थी आफ्टर इस डिपार्चर जो 1805, लेकिन उसकी डिप्लोमेटिक एक्शंस और उसकी जो टेन्यूर के द्वारा जो 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 काम किए गए थे वो इवेंचुअली कारण बने मराठास की हार का। जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, जो वन ऑफ द वेलेस्ली का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिप्लोमेटिक इनोवेशन है एक तरह का, उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश जो है वो अगर किसी के साथ किसी इंडियन रूलर्स के साथ अलायंस में है, मतलब उनके साथ जो है पार्टनरशिप में है, ठीक है, लेकिन अगर वो क्या अगर इंडियन रूलर्स के साथ पार्टनरशिप में है तो उस रूलर को ये करना होगा कि ब्रिटिश की आर्मी जो है उसको अपनी जो है अपनी किंगडम जो अपने राज्य है उसके अंदर आर्मी मेंटेन करनी होगी, ब्रिटिश की फौज अपने खर्चे पर, ताकि वो ब्रिटिश जो है किस लिए उसकी किंगडम में ये फौज मेंटेन रखनी है कि ब्रिटिश की फौज इसके किंगडम में रहेगी इसके खर्चे पर, ताकि ब्रिटिश फोर्स इनको एक्सटर्नल किसी थ्रेट से जो है किसी एक्सटर्नल मुसीबत से किसी बाहरी मुसीबत से इनको बचाएगी। कौन? ब्रिटिश फोर्स।
इसमें फ़ायदा किसका, ब्रिटिश का कंट्रोल भी रहेगा उस किंगडम पे, और ब्रिटिश को खर्चा भी नहीं होगा उनके ट्रूप्स का, क्योंकि ट्रूप्स का खर्चा तो वहाँ के रूलर पे करेगा। तो ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया था ताकि इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश की इन्फ्लुएंस, उनके दबाव, उनके जो है वो अंडर रखा जा सके, वाइल अवॉइडिंग डायरेक्ट कंट्रोल। अब डायरेक्ट कंट्रोल क्यों, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्सपेंडिचर भी होता है ना, तो हम डायरेक्टली क्यों कंट्रोल करें, हम अपना रेवेन्यू भी बचा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे ना खर्चा करके, और हम अपना कंट्रोल भी रख सकते हैं उन किंगडम पे। तो इंडियन स्टेट्स जो है वो नॉमिनली तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो हैविली जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हैं, ब्रिटिश पे हैं, उनकी मिलिट्री प्रोटेक्शन पे। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और कन्क्वेस्ट करके कॉन्कर कर लेगा। तो वेलेस्ली ने ये सिस्टम का यूज़ करके जो है ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स पे जो है कि किया, इंक्लूडिंग जो निज़ाम है, मराठाज हैं, राजपूत हैं, इनको जो है अपने अंडर रखा। तो वेलेस्ली का ये सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर आते हैं सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 के बीच में। बार्लो जो है ना वो एक टाइप के एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 2 साल के लिए थे, 2 साल से भी कम के लिए थे। उसका टेन्योर जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री चैलेंजेस है ना, जो पिछले जो वेलेस्ली छोड़ के गया था, ठीक है, उन्हीं को सुलझाने में लग गए। तो ज़्यादा इसने कुछ किया नहीं क्योंकि बहुत बड़े डायनामिक फिगर वेलेस्ली पहले चला गया, इससे पहले वेलेस्ली था और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आया, तो इसका पीरियड कहीं बीच में टर्मोइल्स में ख़त्म हो गया और कुछ ज़्यादा इसने किया नहीं ब्रिटिश के लिए। ठीक है, एक टाइप का एक्टिंग गवर्नर जनरल था। फिर आते हैं 1813 से 23, 10 साल लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग अलग है, वॉरेन हेस्टिंग जो है वो अलग है। ये क्या है, 1813 से 1823 के बीच आता है लॉर्ड हेस्टिंग। ये एट द टाइम ये गवर्नर जनरल, इसकी एक मिलिट्री सक्सेस ऑफन मार्क विन मिलिट्री से, क्योंकि इसने मराठा कन्फेडरेसी के अगेंस्ट और बाकी रीजनल पावर्स के अगेंस्ट कॉन्टिन्यूसली लड़ा है ब्रिटिश को के रूल को कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1817-18 में, जो मराठा जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पावर थी इंडिया में, ठीक है, जो एक तरह का कांटा था ब्रिटिश में। ठीक है, तो मराठास जो है उनके पास जो है अर्लियर हारने के बाद भी, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग के पास फाइनल चैलेंज था कि मराठा को किसी तरह से इंडिया में डिस्पोज करना है, और ताकि ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में हो, पूरे इंडिया में। तो उसने जो है थर्ड जो है एंग्लो मराठा वॉर लड़ी। किसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने। इससे जो है मराठा कन्फेडरेसी को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। फिर उसने क्या किया, नेपाल के साथ वॉर लड़ी 14 से 16 के टाइम। नेपाल भी एक रीजनल पावर था, ग्रोइंग रीजनल पावर था उनके ना गोरखास के साथ। ठीक है, उसके साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ सेगोली की 1816 में, समझे, जिसको नेपाल की जो है, हमने जब नेपाल और ब्रिटिश का कन्क्वेस्ट पड़ा था तो नेपाल ने बहुत सारी टेरिटरी अपनी जो है ब्रिटिश को देनी पड़ी इस ट्रीटी ऑफ सेगोली की वजह से, इंक्लूडिंग जो पार्ट ऑफ सिक्किम और बंगाल था। तो ट्रीटी ऑफ सेगोली ने जो है इंडिया इस रीजन में जो है ब्रिटिश की पावर को और ताकतवर किया, और नेपाल को जो है ब्रिटिश सुजर्निटी जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर है उसको जो है वो मानने पे तैयार होना पड़ा, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी, वो इन्होंने थोपी इन पे भी कि हमारे ट्रूप्स वहाँ रखने पड़ेंगे तो उनको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाएंगे, ये है वो है। तो ये सारा के बंगाल के साथ किया, फिर मराठास के साथ किया। तो ये चीज़ें जो है लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान हुई। फिर 1823 से 28 के बीच में आता है लॉर्ड आर्महेस्ट। तो इसका टेन्यूर जो है वो बेसिकली कि देखो ब्रिटिश में हमेशा क्या हुआ है कि एक आया एक्सपेंशनिस्ट, फिर एक आया थोड़ा पैसिफिस्ट, फिर एक एक्सपेंशनिस्ट, फिर एक पैसिफिस्ट। लेकिन लॉर्ड आर्म हेस्टिंग जो है 1823 और 28 के बीच में आया, इसने 24 से 26 के बीच में पहली बर्मीज वॉर लड़ी, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ये सबसे सिग्निफिकेंट था जो ब्रिटिश इंडिया और जो किंगडम ऑफ बर्मा के साथ लड़ी गई है। इसके दौरान 1825 से 26 के बीच में बंगाल फेमाइन भी आया था, जहाँ 30 लाख से ज़्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई थी, और ये एक मेजर इशू ऑफ ये क्राइसिस जो है ये आर्म हेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट फेलियर देखा जाता है। जो ड्रॉट हुआ था 25-26 में, उसकी वजह से जो फेमाइन आया था ठीक है, फेमाइन ने एक्सपोज किया कि ब्रिटिश की जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पर्टिकुलरली कैसे उन्होंने रिलीफ एफर्ट्स मैनेज किए, लोगों को क्राइसिस के टाइम पे बहुत इनसफिशिएंटली काम किया, और ऑफन क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसके लिए कि वो स्लो और इनएडुकेट रिलीफ मैनेजर थे। मेजर्स लिए गए, उनकी वजह से लार्ज स्केल क्या हुई, डेथ्स हुई इन बंगाल।
तो साफ साफ दिख रहा था कि इनके सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर देखा जाए, अगर गवर्नेंस को देखा जाए, तो ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, तो ये गवर्नर्स ऑफ बंगाल्स थे वेरियस। फिर हम आते हैं पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो था कौन? विलियम बेंटिक। ठीक है, यहाँ बेंटिक दिया हुआ है ना, विलियम बेंटिक उसका नाम था। पहला गवर्नर जनरल जो 1828 में आता है, 1835 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। टाइटल ही चेंज हुआ, पावर सिमिलर ही थी। तो इसने जो सबसे अहम काम किया वो 1830 में जो है एबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, ये जो है मोस्ट फेमस और सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था। एबॉलिशन किया गया सती का, जो प्रैक्टिस थी जहाँ पे जो विडो, जिसका पति मर जाता था, वो अपने आप को जला देती थी अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पे, जो चिता पे, उसी पे। तो बहुत सारे जो जैसे राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत कैंपेन किया इसके लिए कि प्रैक्टिस ऑफ सती है जो इसको बैन किया जाए। और फाइनली जो है बेंटिक जो है इन आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर जो है उसने क्या किया कि सती को बैन कर दिया। दूसरा, उन्होंने एजुकेशन के जो है वो बड़े ही इन्फ्लुएंस थे, जो थॉमस बिंगटन मैकॉले है उससे बड़े वो इंस्पायर्ड थे। और वो चाहते थे कि जो मैकेलो चाहते थे कि वो वेस्टर्न टाइप ऑफ एजुकेशन, जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि इंग्लिश में यहाँ के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए इंडियंस को, ना कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, मतलब जो संस्कृत और अराबिक है उसमें पढ़ाया जाए। तो इसने जो है इंग्लिश, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको इंट्रोड्यूस किया। 1835 में इसने एक मैकॉले मिनट जो ड्राफ्ट किया गया था मैकॉले के द्वारा, एक पॉलिसी शिफ्ट कि हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो इंग्लिश में कर रही है, ना कि उसको जो है रीजनल लैंग्वेज में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल्स और कॉलेजेस बनाएंगे जो ट्रेन करेंगे इंडियन सिविल सर्वेंट्स और एलिट्स, जो क्या करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, काम करेंगे। और वो इसमें बेंटिक का एक फ़ायदा था। बेंटिक चाहता था कि इंग्लिश में होगा तो हमें उस टाइप के लोग मिलेंगे जो हमारी जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में उसको जो है चलाने में जो हेल्प करेंगे। अब ये पॉलिसी से जो है बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया में बनी, पर्टिकुलरली कोलकाता और बम्बे में। फाउंडेशन हुआ एक नई क्लास, एक नई जो एजुकेटेड इंडियंस जो निकल के आए, जो बाद में जो है इंडियन जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें बहुत अहम योगदान देंगे। ये इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स जो है, जो एजुकेटेड पीपल्स की एक नई क्लास निकली यहाँ से। चाहते तो वो थे कि हमारे लिए काम करेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेंगे, वो देखेंगे इंडिया इंग्लैंड को एक गॉड की तरह, लेकिन वैसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया, बैकफायर कर गया। इंडियन सिविल सर्विस रिफॉर्म देखो, बेंटिक ने जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज में जो आईसीएस है उसको और मेरिट बेस बनाने की कोशिश की, एफिशिएंट और मेरिट, ना कि सिफारिश पे। ठीक है, आईसीएस इससे पहले जो है आईसीएस में जो है ना ज़्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही रिक्रूट किया गया जाते थे। ठीक है, और फेवरेटिज्म बहुत होता था, पैट्रोनेज, तो मतलब सिफारिश बहुत होती थी, मनपसंद लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। तो बेंटिक ने ये कहा कि मेरिट बेस रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जिसमें जितनी क्वालिटी है, जिसमें जितनी काबिलियत है, जिसमें जितनी टैलेंट है, ना कि जो है ऐसे। तो इंश्योरिंग के कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किए जाए उनकी एबिलिटी पे, ना कि उनके सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन पे, ताकि इससे क्या एक प्रोफेशनलिज्म आएगा सिविल सर्विसेज में। तो ये कुछ विलियम बेंटिक ने जो है 35 से 38 जो है 35 से 28 से 35 के दौरान जो है रिफॉर्म करने की कोशिश की। फिर आता है देखो 35-36, एक साल का ही था लगभग, 1-1.5 साल का, सर चार्ल्स मेटकैल्फ। चाहे 1-1.5 साल का ही था, लेकिन इसको जो है इसने बहुत अब काम किए। इसने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश की। इसने जो एरिया जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो मेटकैल्फ था, वो सबसे ज़्यादा लोग उसको याद रखते कि इसने प्रेस के फ्रीडम को सपोर्ट किया था ब्रिटिश इंडिया में। 1835 में इसने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, इससे पहले जो रिस्ट्रिक्शन लाई गई थी प्रेस पे, जैसे इससे रिफॉर्म से पहले जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत स्ट्रिक्ट जो है प्रेस सेंसरशिप लगाई हुई थी, जैसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन के लाइसेंस के बिना नहीं कोई जो है कर पाएगा, और ताकि कंट्रोल किया जाए जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ताकि क्रिटिसिज्म जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई नाराज़गी शो कर रहा है वो ना हो। तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन थे, प्रेस सेंसरशिप, तो उनको इसने हटाया था। जो रेगुलेशन था 1823 का, जिसमें रिक्वायर्ड था, ये ज़रूरी था कि प्रेस को लाइसेंस लेना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है उसके अंडर काम करेगा।
तो मैटकैफले जो था वो चाहता था कि फ्री प्रेस होनी चाहिए। इन 1835 उसने एक ऑर्डर इशू किया जिसने जो है लाइसेंसिंग, जो प्रेस लाइसेंसिंग एक्ट था इंडिया में, उसको एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और नाउ अलाउड के न्यूज़पेपर्स जो हैं और जर्नल जो हैं वो बिना किसी प्रायर रिस्ट्रिक्शन और ऑन कंटेंट या पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के अपनी न्यूज़पेपर छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो मेटकैल्फ जो है चार्ल्स मेटकैल्फ, वो इस चीज़ के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक शॉर्ट टर्म था, इतना ही था। देखो 36 से 42 में आता है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। ये जाना जाता है सबसे ज़्यादा जो ऑकलैंड का जो है अफगान एडवेंचर, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1939 से 42 के बीच में, एक डिफाइनिंग इवेंट था ऑकलैंड के टाइम पर, ठीक है। ये बिकेम इनफेमस एज वन ऑफ द मोस्ट मिलिट्री जो डिज़ास्टर, सबसे बड़ा जो ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री डिज़ास्टर है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर अफगान वॉर है, जिसमें बुरी तरह के तरीके से जो है अंग्रेज़ हार के भागे थे वहाँ से। तो ये ऑकलैंड की जो है सबसे बड़े, ये इसके लिए फेमस है, इतना याद रखना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ग्रोइंगली कंसर्न थी कि सेंट्रल एशिया में जो है रशिया का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जो पीरियड जो ग्रेट गेम का पार्ट था, इनको डर था कि रशिया जो है एक्सपेंशन करके कहीं इंडिया के दरवाजे तक ना आ जाए। तो ओकलैंड ने डिसाइड किया कि वो अफगान के मैटर्स में इन्वॉल्व हो गए। जो हमने अफगान के कन्क्वेस्ट में पढ़ता है, ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ अफगान में हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसने वो चाहता था कि कोई ऐसे इंसान को मैं अफ़गानिस्तान का रूलर बनाऊं जो ब्रिटिश सपोर्टर हो, ताकि जो है मैं जो है न्यूट्रलाइज कर सकूं जो रशिया का इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में, और वो जो है वो डोर में हमेशा के लिए क्लोज करूं। हालांकि ये ऑकलैंड के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, ठीक है। फिर आता है 1842 से 1404 में लॉर्ड एलनबर्ग, ठीक है। देखो अफगान डिज़ास्टर जो हुआ, आफ्टर मैथ ऑफ अफगान डिज़ास्टर, जो फर्स्ट वर्ल्ड बुरी तरीके से ब्रिटिश हारे, उसके बाद ऑकलैंड फ़ौरन आता है। अब ऑकलैंड चाहता था कि मैं अफ़गान पे रिवेंज लूँ, कि मैं वो अपनी इज़्ज़त, ब्रिटिश की इज़्ज़त और जो वो है वो दोबारा से मैं जो है बहाल करूँ, ठीक है। जो ब्रिटिश की बुरी तरह से बेइज्जती हुई थी, ब्रिटिश की जो डिफीट हुई थी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, अब वो अपना इज़्ज़त जो है ब्रिटिश की दोबारा से बचाना चाहता था। और 1842 में जो है उसने अफगान पे दोबारा से रिटेलिएट किया, और फिर से ब्रिटिश बुरी तरह से जो है सफ़र किया लॉस। और एलनबर्ग का एम था कि मैं ब्रिटिश अथॉरिटी को रिस्टोर करूँगा, अफगान में दोबारा घुस गया अफगानिस्तान में, लेकिन वो भी डिज़ास्टर निकला। फिर 1844 से 48 में आते हैं हार्डिंग को अगर याद किया जा सके तो फर्स्ट सिख वॉर के लिए याद किया जा सकता है, ठीक है। जो टेंशन्स थी महाराजा गुलाब सिंह सिख चीफ्स के बीच में, जो फर्स्ट सिख वॉर हुई थी, उसके बीच में इसका बड़ा रोल था। हार्डिंग ने जो है पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है, जो वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस की थी, उसको मेंटेन रखा, ठीक है। उसने जो है जैसे निज़ाम पे, राजपूत पे और बाकी स्टेट्स पे जो है डाला था। तो हम लोग सिर्फ इसके टेन्यूर को याद रख सकते हैं, हार्डिंग्स का 44 से 48, सिख वॉर में इसका बड़ा योगदान था, जो टेंशन अराइज हुई थी गुलाब सिंह, सिख एम्पायर, सिख चीफ्स के बीच में। फिर आता है डलहौजी जो है डलहौजी आता है 48 से 56 के दौरान। डलहौजी का टेन्यूर जो है, डलहौजी बड़ा एम्बिशियस था और बड़ा एक्सपेंशनिस्ट था। वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एम्पायर बनाऊँ, जो बाद में कारण भी बनेगा ये जो इंडिया का रिवोल्ट है 1857 का, क्योंकि जो डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स है डलहौजी के द्वारा, जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था, जो डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन का जिस इसका इन्वेंशन था, जो एनेक्सेशन किया था, डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स एक की था। इसमें जो है डलहौजी ने आर्ग्यू किया, ये बताया कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट का किंग जो है वो मर जाता है बिना किसी मेल एयर के, मतलब अगर उसकी कोई औलाद जो है बायोलॉजिकल औलाद, अगर कोई लड़का बायोलॉजिकली नहीं है, अडॉप्टेड नहीं चलेगा बायोलॉजिकली, तो ब्रिटिश क्राउन जो है, तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटिश के अंडर आ जाएगी, वो अनेक्स्ट कर ली जाएगी ब्रिटिश इंडिया के। ये पॉलिसी जो है उसने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट पे अप्लाई की, जैसे सतारा पे की, झांसी पे की, नागपुर पे की, अवध पे की। जब अवध में 1856 में उसने की, तो इसके ही यहीं से जो है सिपाही म्यूटनी हुई, और यहीं से जो है फिर जो है शुरू हुआ क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857।
अनेक्सेशन ऑफ अवध में उसने जस्टिफाई किया कि डलहौजी को लगा कि ये नेसेसरी काम था, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवध की जो गवर्नेंस है वो पर्टिकुलरली वो सही नहीं हो रही है, और जो लोकल नवाब है वो बड़ा इनफेक्टिव और करप्ट है, समझे, घूसखोर है। तो यही की फैक्टर बना बाद में 1857 की रिवोल्ट का भी। तो डलहौजी ने, वेलेस्ली ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सब्सिडरी अलायंस। डलहौजी ने क्या किया था? डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स। एक रिंग फेंस पॉलिसी भी है, रिंग फेंस पॉलिसी जो हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस की थी। और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके दौरान जो है रेलवे जो है 1853 में जो है पहली ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई थी, जो बम्बे से थाने की तरफ जो है, बॉम्बे से थाने की तरफ जो चली थी। जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में जो है, जिसका लास्टिंग इम्पैक्ट है, डलहौजी को क्रेडिट दिया जाता है इंडिया का मॉडर्नाइजेशन का। डलहौजी ने जो है एजुकेशन को भी सपोर्ट किया, और ये सपोर्ट करता है कि वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में। बहुत सारे रिफॉर्म उसने इंट्रोड्यूस किए। उसने एस्टैब्लिश की यूनिवर्सिटीज़ कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 में, जस्ट बिफोर उसका टेन्योर ख़त्म होने से पहले। डलहौजी जो है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज को चाहता था कि प्रमोट हो। वो चाहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो इन लोगों को जो है इंसान बना दे सकती है, बारबेरियन से सिविलाइज्ड। हालांकि 1857 की जंग के टाइम पे ये नहीं था डलहौजी, तब लॉर्ड कैनिंग आ गया था। तो लेकिन जो है माना जाता है कि 1857 की जो जंग का मेन जो कारण है, हालांकि बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों में से एक कारण लॉर्ड डलहौजी भी है, ठीक है। और इसका एक जो था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ जो क्या था, लैप्स, कि जिसका जो है एक मेल एयर नहीं है एट द टाइम ऑफ जो रूलर्स के डेथ के, मेल एयर, ठीक है, वो भी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, उसका अपना होना चाहिए। मेल एयर अगर नहीं है तो वो स्टेट जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, डायरेक्ट कंट्रोल के, ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ठीक है। तो ये जो है इसका ये भी एक कारण बना 1857 का रिवोल्ट का, जब अवध उसने इनेक्स किया सिमिलर तरीके से, ये कह के कि ये गवर्नमेंट जो है करप्ट है, करप्ट और इमोरल है, समझे। तो ये वेरियस जो है गवर्नर जनरल्स थे जो 1774 जो पिट्स इंडिया जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1774 का, उससे 1857 तक जो वेरियस, चाहे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और फिर 1828 से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमने सारे डिटेल वाइज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, ठीक है। कब से? 1858 से 1947 तक वेरियस वाइसरॉयज और उनके काम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग जो है वापस से अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ नॉर्मल टॉपिक्स पे चलेंगे। ये कुछ साइड टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी हैं, जो बुक्स में शायद ना हो, लेकिन मैं चाहता था आप लोग कवर करें, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।